हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रूबी केमिस्ट्री में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का अपना टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री में अपन कोलोइडल जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं उसमें अपन पढ़ेंगे आज कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन या इसी का नेम है फ्लोकुलेशन। तो तीनों ही नेम एक ही सेम है और क्या होते हैं ये आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन और प्रेसिपिटेशन। सबसे पहले प्रोसेस किसको बोला जाता है ये, तो शैटलिंग ऑफ कोलोइड, settling or precipitation of colloid is known as coagulation. कोलोइड्स को मतलब सेटल करना है या कोलोइड्स का प्रेसिपिटेट फॉर्म करना, यही कोएगुलेशन कहलाता है। ठीक है, कोएगुलेशन या फ्लोकुलेशन। और अपन को पता है कि दो टाइप के अपन कोलोइड पढ़ते हैं, एक होते हैं लायोफिलिक कोलोइड्स और एक होते हैं लायोफोबिक कोलोइड्स। तो फर्स्टली अपन लायोफोबिक कोलोइड्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनको कोएगुलेट कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी मेथड है उनको कोएगुलेट करने के। उसके बाद अपन पढ़ेंगे लायोफिलिक कोलोइड्स के बारे में। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं लायोफोबिक कोलोइड्स के कोएगुलेशन के मेथड कौन कौन से हैं। पहला मेथड है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस जैसा अपन पिछले वीडियो में भी पढ़ा है अपन ने इलेक्ट्रोफोरेसिस के, कि इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है दो इलेक्ट्रोड लगा के, तो कोलोइड पार्टिकल्स अपने से जस्ट अपोजिट, मतलब जो इलेक्ट्रोड होता है अपोजिट चार्ज का इलेक्ट्रोड होता है, वहां पर उनका मूवमेंट होता है। मैंने डायग्राम से समझाया था इसको, यू शेप ट्यूब में कोलोइड पार्टिकल्स का मूवमेंट अपन देखते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, जैसे मान लो अब वो इलेक्ट्रोड पे जाते हैं कोलोइड पार्टिकल्स, और इस इलेक्ट्रोड पे जाके वो क्या होते हैं, यहाँ पे आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, और इकट्ठा होके उसके बाद भी क्या करते हैं, जैसे लगातार ज्यादा अमाउंट में अगर कोलोइडल पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाते हैं तो वो अपना चार्ज छोड़ देते हैं या चार्ज छोड़ के न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, अपना चार्ज छोड़ देंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और ये जो न्यूट्रलाइज्ड कोलोइड पार्टिकल्स होंगे ये प्रेसिपिटेट कहलाएंगे या कोएगुलेटेड फॉर्म ऑफ कोलोइड कहलाएंगे। तो ये होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, इलेक्ट्रोड पे जाएंगे और इलेक्ट्रोड पे जाके वहां पे इनका कोएगुलेशन हो जाएगा, वहां पे ये न्यूट्रल हो जाते हैं। सेकंड आता है बाय मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिटिवली चार्ज कोलोइड। इसमें ये होता है कि अगर आप इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव सोल प्लस नेगेटिव सोल, अगर आप इक्वल अमाउंट में दो कोलोइड मिला रहे हैं जिसमें एक हो गया पॉजिटिव और एक हो गया नेगेटिव, तो दोनों में जो चार्ज हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होंगे, और ऑलमोस्ट इक्वल होने के कारण ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे या कोएगुलेट हो जाएंगे। तो इस टाइप के मेथड को बोला जाता है बाय मिक्सिंग ऑफ टू अपोजिटिवली चार्ज्ड सोल्स, और म्यूचुअल कोएगुलेशन भी बोला जाता है इस मेथड को। म्यूचुअल कोएगुलेशन मतलब दो टाइप के कोलोइड साथ में कोएगुलेट हो रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे के कोएगुलेशन पे इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है थर्ड बाय बॉइलिंग। अपन ने इसमें एक थिंग पढ़ी है कि भाई जो भी कोलोइड पार्टिकल्स होते हैं या जो भी कोलोइड पे चार्ज होता है वो प्रेफरेंशियली आयंस के एडजॉर्प्शन के कारण होता है। तो प्रेफरेंशियली आयंस के एडजॉर्प्शन के कारण, ये चार्ज होने के कारण क्या होगा कि अपन अगर इसको बॉइल करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक कोलोइड है AgI का, इसके ऊपर I माइनस चार्ज एडजॉर्ब हुआ है। अगर मैं इसको हीट करता हूं या मैं इसको बॉइल करता हूं कोलोइड को, तो एक अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर हीट बढ़ती है तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, एडजॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो इस कारण क्या होता है कि ये जो लेयर बनी हुई है ये लेयर डिस्टर्ब हो जाती है, और लेयर के डिस्टर्ब होने के कारण कोलोइड न्यूट्रल हो जाते हैं, उन पे चार्ज हट जाएगा और चार्ज हट जाने के कारण कोलोइड न्यूट्रल हो जाएंगे। उसके बाद फोर्थ मेथड पढ़ेंगे अपन बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। परसिस्टेंट डायलिसिस का मतलब है कि डायलिसिस प्रोसेस अगर रेगुलर चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, मतलब परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूअसली आप डायलिसिस कर रहे हो, तो अगर कंटिन्यू डायलिसिस चलता रहेगा तो उस कोलोइड में बिल्कुल भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट नहीं रहेगा, जितना भी इलेक्ट्रोलाइट का जो इंप्योरिटी है वो बाहर आ जाएगा, और इस कारण कोलोइड अनस्टेबल हो जाता है। आपको पता है कुछ ना कुछ अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंट होना चाहिए कोलोइड को स्टेबल करने के लिए, तो इस कारण वो अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल होकर वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से होता है परसिस्टेंट डायलिसिस मेथड। लास्ट मेथड आता है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अपन बात करते हैं, जब अपन कोलोइड्स के बारे में बात करते हैं तो कोलोइड्स अपने को पता है चार्ज, कोलोइड्स के ऊपर चार्ज प्रेजेंट रहता है। जैसे अपन मैं
AgI को वापस एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। इसके ऊपर I माइनस I माइनस I माइनस I माइनस I माइनस I माइनस इस तरीके से है। या फिर मैं किसी और कोलॉइड का एग्जांपल ले लेता हूं, AH2S3 का, AH2S3 का एग्जांपल ले लेता हूं। अपने को पता है इस कोलॉइड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो बात ये होती है कि कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं कि उनमें जो अपोजिटिवली चार्ज आयंस प्रेजेंट है, मतलब आपके कोलॉइड पे जैसे नेगेटिव चार्ज है तो उस इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और वो जाके इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देता है। इसका एग्जांपल आपको बताते हैं कि AH2S3 का जो सोल होता है वो नेगेटिव होता है और इसके साथ जब अपन BaCl2 बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मिलाते हैं तो बेरियम क्लोराइड में जो Ba2+ आयंस होते हैं ये जाके इसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। और इस न्यूट्रल होने के कारण अपने को क्या मिलता है, ये कोलॉइड अपने को प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिल जाता है। और इस आयन को बोला जाता है, जो आयन जो होता है वो जाता है न्यूट्रल करने, या जो आयन कोएगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसको बोला जाता है एक्टिव आयन। अगर आगे अपन एक रूल पढ़ेंगे जिसमें इस एक्टिव आयन की मेन रोल प्ले होगा इस एक्टिव आयन का, तो इसको एक्टिव आयन बोला जाता है। और ये जाके क्या करता है, इसको नेगेटिव को न्यूट्रल कर देगा। नेगेटिव को न्यूट्रल करते ही क्या हो जाएगा, AH2S3 का जो अपने पास सोल है ये अपने को प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये हो जाते हैं अपने लायोफोबिक सोल के 5 मेथड, जिसमें अपन सोल को कोएगुलेट या प्रेसिपिटेट किस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं, इसमें एक रूल आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हार्डी-सुलजे रूल। ये तो अपन ने इनके बारे में पढ़ लिया कि ये सोल जो है वो किस तरीके से प्रेसिपिटेट होते हैं या इनका कोएगुलेशन कैसे होता है। इसके बाद एक रूल आता है जो कि इसी इलेक्ट्रोलाइसिस वाले जो इलेक्ट्रोलाइट्स के जो एक्टिव आयन पे है वो बेस्ड हैं। जब बात आती है हार्डी-सुलजे रूल की, तो जब अपन हार्डी-सुलजे रूल की बात करते हैं, हार्डी-सुलजे रूल की जब बात की जाती है तो हार्डी-सुलजे के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी आपका एक्टिव आयन है ना, अपन ने क्या बात की थी, इलेक्ट्रोलाइट में एक एक्टिव आयन प्रेजेंट रहता है और वो जाके कोएगुलेट करने का काम करता है। तो ये यहाँ पे जो भी एक्टिव आयन प्रेजेंट है तो इस एक्टिव आयन की जो वैलेंसी है उसके ऊपर उसकी कोएगुलेटिंग पावर डिपेंडेंस होती है। वैलेंसी पे उसकी कोएगुलेटिंग पावर डिपेंडेंस होती है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जैसे जैसे उसकी वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी, अगर वैलेंसी बढ़ती है तो उसकी कोएगुलेटिंग पावर भी बढ़ेगी। अगर उसकी वैलेंसी बढ़ती है तो उसकी कोएगुलेटिंग पावर जो है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर उसकी वैलेंसी बढ़ती है तो उसकी कोएगुलेशन पावर भी बढ़ती है। इसके जस्ट एग्जांपल अगर ले सकते हैं अपन, जैसे मैंने AH2S3 का सोल लिया है। AH2S3 सोल अपने को पता है कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज में अगर मेरे पास 2 से 3 इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें 2 से 3 टाइप के एक्टिव आयंस है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे मेरे पास 3 टाइप के हैं, Al3+, मैग्नीशियम 2+ और Na+। और मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट कोएगुलेटिंग पावर किसकी होगी या सबसे ज्यादा कोएगुलेशन कौन करेगा। तो यहाँ पे अपन इसके चार्ज देखेंगे, किसका चार्ज ज्यादा है, एल्यूमिनियम का चार्ज ज्यादा है। तो चार्ज ज्यादा है इसका मतलब मैक्सिमम होगा एल्यूमिनियम का और मिनिमम होगा सोडियम का। इसी टाइप से अगर आप बात करते हो कोई भी पॉजिटिव सोल के बारे में, जैसे अपन FeOH3 के बारे में बात कर लेते हैं, ये एक पॉजिटिव सोल है। तो पॉजिटिव सोल की जब बात की जाती है तो यहाँ पर भी आयंस की वैलेंसी ही देखी जाती है। जैसे मेरे पास एक 4 आयंस है, मैं आपको देता हूं, FeCN6 4-, PU4 3-, SO4 2-, और एक मैं आपको देता हूं Cl-। तो 4 आयंस हैं, चारों आयंस पे अलग अलग वैलेंसी है। अब बात ये आती है इस वैलेंसी के बेसिस पे कौन सा आयन कोएगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा शो करेगा। तो सबसे ज्यादा जो शो करेगा वो है 4- है, 4- ज्यादा होता है, then 3-, then 2-, then -। तो इस तरीके से हार्डी-सुलजे रूल इनकी कोएगुलेटिंग पावर को एक्सप्लेन करता है। जिसकी वैलेंसी ज्यादा है उसकी कोएगुलेटिंग पावर भी ज्यादा होगी, और उसकी कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा होगी वो कोएगुलेशन जल्दी करेगा। अब एक इसमें और डेफिनेशन आती है
वो आती है कोएगुलेशन वैल्यू। कोएगुलेशन वैल्यू क्या होती है? तो कोएगुलेशन वैल्यू की एक और डेफिनेशन आती है। कोएगुलेशन वैल्यू का मतलब है मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोएगुलेशन, ठीक है, मतलब कम से कम अमाउंट में आप इलेक्ट्रोलाइट लो और ज्यादा से ज्यादा कोएगुलेशन अपने को मिले तो उसकी कोएगुलेशन वैल्यू सबसे ज्यादा मानी जाती है। तो अगर उसकी कोएगुलेशन वैल्यू ज्यादा होगी, कोएगुलेशन वैल्यू अगर उसकी ज्यादा होगी तो उसकी कोएगुलेशन पावर जो होगी वो कम होगी। कोएगुलेशन वैल्यू और कोएगुलेटिंग पावर दोनों एक दूसरे के जस्ट मान सकते हैं अपन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे कि ऐसा कोएगुलेटिंग एजेंट जिसकी मिनिमम अमाउंट चाहिए, मिनिमम जैसे जो अच्छा कोएगुलेटिंग एजेंट है, जैसे मान लो ये Al3+ एक अच्छा कोएगुलेटिंग एजेंट है, इसकी कोएगुलेशन पावर ज्यादा है तो इसका अपने को बहुत मिनिमम अमाउंट चाहिए होगा, जैसे मान लो 1 ml चाहिए होगा तो ये 1 ml जो है वो बहुत मिनिमम अमाउंट है। मिनिमम अमाउंट मतलब उसकी कोएगुलेशन वैल्यू क्या है, कम है, बट उसकी कोएगुलेटिंग पावर क्या है, ज्यादा है। तो इस तरीके से देख सकते हैं जिसकी भी कोएगुलेशन पावर ज्यादा होती है उसकी कोएगुलेशन वैल्यू क्या होती है, हमेशा कम होगी। ये इसमें एक रिलेशन होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि ये तो थी लायोफोबिक की बात। अगर लायोफिलिक सोल्स अपने पास प्रेजेंट रहते हैं, जैसे मैं आपको पूछ लेता हूं लायोफिलिक जो सोल्स हैं, लायोफिलिक सोल, इसको कोएगुलेट कैसे किया जाए? तो लायोफिलिक सोल को कोएगुलेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, क्योंकि ये मोस्टली दो फैक्टर पे डिपेंड होता है, एक तो इसमें चार्ज और एक होता है सॉल्वेशन। चार्ज और सॉल्वेशन दो थिंग्स पे ये डिपेंड होता है। तो चार्ज और सॉल्वेशन पे डिपेंड होता है, तो इसको अपन आसानी से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का यूज करके या कोई भी अच्छे सॉल्वेंट का यूज करके अपन इसको आराम से क्या कर सकते हैं, कोएगुलेट कर सकते हैं। अपन इसमें जैसे कुछ हाइड्रोफिलिक सोल्स होते हैं, तो हाइड्रोफिलिक सोल्स में अगर अपन एल्कोहल का या बेंजीन अदर कोई सॉल्वेंट का यूज करते हैं तो वो हाइड्रोफिलिक सोल क्या हो जाएंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे, क्योंकि वो वाटर के साथ ही अच्छा कोलॉइड बनाते हैं अल्कोहल और बेंजीन के साथ में। इसको एक जस्ट एग्जांपल की तरह यूज किया जा सकता है इसमें लायोफिलिक सोल में, कि मैं एक हाइड्रोफिलिक सोल लेता हूं जिसमें टीपी और डीएम के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस प्रेजेंट है। तो हाइड्रोफिलिक का मतलब वहां पे सॉल्वेंट की फॉर्म है या डिस्पर्जन मीडियम की फॉर्म में वाटर है। तो मैं क्या करता हूं, अगर डिस्पर्जन मीडियम की जगह अल्कोहल या बेंजीन अदर सॉल्वेंट यूज लेता हूं तो मेरे को वो कोएगुलेट हो जाएगा, अपना सोल जो है वो कोएगुलेट हो जाएगा और अपने को प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो ये जो बेसिस होता है वो लायोफिलिक सोल में होता है। हालांकि लायोफिलिक सोल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को लायोफोबिक सोल पूरा पढ़ना पड़ता है। और लायोफोबिक सोल के कैसे मेथड हैं, हार्डी-सुल्जे का रूल क्या है। हार्डी-सुल्जे रूल एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और ये मतलब ये समझ लीजिए आपको हर 1 या 2 साल में रिपीट होता हुआ मिल जाएगा, क्योंकि हार्डी-सुल्जे रूल जो है इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल टाइप में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको आयंस दे दिया और बोल दिया कि सबसे ज्यादा कोएगुलेशन पावर किसकी है, या कोई सोल दे दिया और आपको आयंस दे दिया कि सबसे मतलब अच्छा यहाँ पे कोएगुलेटिंग एजेंट की तरह कौन सा यूज हो सकता है। तो इस तरीके के इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपने इस वीडियो में अपन कोएगुलेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स और एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अपना लास्ट वीडियो होगा, देन अपने सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ओके, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। अगर आपको कोई भी तरह का डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। ओके।